जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे बच्चेदानी की इन्फेक्शन में क्या क्या आप इलाज कर सकते हैं, क्या हम कुदरती तौर पे बड़े लंबे अरसे से इलाज करते आ रहे हैं और कौन से ट्रीटमेंट्स प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो मैं आज नए आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। आप सुनेंगे तो मेरा तो ख्याल है कि हैरान हो जाएंगे। और जो बात भी मैं करूँगा वो रिसर्च आर्टिकल्स के ज़रिए करूँगा जो बाकायदा पब्लिश्ड हैं। तो आज के इस सेशन में इंशाल्लाह बच्चेदानी का जो ट्रीटमेंट है, उसकी इन्फेक्शन का जो इलाज है, उस पर मोटी मोटी आज बातें करेंगे। एक बात याद रखें, अभी तक जितना भी इलाज आप लोग करते आ रहे हैं उसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। आप लोग अगर बच्चेदानी की इन्फेक्शन में देखें तो कई सारे लोग क्या करते हैं, 5 ग्राम का टीका जो है वो बना के बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 ग्राम के टीके के साथ बीच में कैनामाइसिन शामिल कर लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं इसके साथ जेंटामाइसिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चेदानी की इन्फेक्शन के इलाज में सिर्फ जेंटामाइसिन का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर थोड़े महंगे नुस्खों की तरफ आया जाए तो लोग मेट्रिक्योर ट्यूब का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, सेफापायरिन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसी तरह इंजेक्टेबल्स की बात करें तो किसी ज़माने में एक्सिनल इंजेक्शन एक बहुत तगड़ा इंजेक्शन आया करता था, तो उसका इस्तेमाल लोग किया करते थे। इसी तरह एक्सीड एक बड़ा महंगा इंजेक्शन जो कान की कान में सबकट खाल के नीचे लगाया जाता था, उसका इस्तेमाल भी किया जाता था। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो लोग बच्चेदानी की इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया करते थे। तो ये चंद वो चीज़ें हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ गोलियां हैं, जैसे फेट्रोक्सिमन की टैबलेट्स मार्केट से मिलती हैं, इसी तरह सल्फा की भी टैबलेट्स मार्केट से मिलती हैं। तो ये तो अमूमी तौर पे इस किस्म का जो इलाज है ये लोग किया करते थे बच्चेदानी की इन्फेक्शन के इलाज के लिए। आज मैं आपको नॉन एंटीबायोटिक जो ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। अमूमी तौर पे वो लोग जो दूध नेस्ले को या एंग्रो को देते हैं उनको एक मसले का शिकार रहता है कि दूध में एंटीबायोटिक आ जाए तो वो एंटीबायोटिक वाला दूध छोड़ देते हैं, लेके नहीं जाते। और दूसरे नंबर पे एंटीबायोटिक वाला दूध आपके इस्तेमाल के लिए, मेरे इस्तेमाल के लिए भी दुरुस्त नहीं है। और हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है कि एंटीबायोटिक वाले दूध को डिस्पोज ऑफ किया जाए या उसको वेस्ट कर दिया जाए। यहाँ पे इस किस्म का रिवाज पाया नहीं जाता। तो आज आपको नॉन एंटीबायोटिक ऐसे ट्रीटमेंट्स बताए जाएंगे जिसके ऊपर बाकायदा रिसर्च पब्लिकेशंस हैं और पुरानी नहीं है। एक 2019 का रिसर्च आर्टिकल है और एक 2022 का रिसर्च आर्टिकल है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इन न्यू टेक्निक्स के बारे में बताऊं, एक जो नॉन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो पहले आप लोग मार्केट में कर रहे हैं उसमें ल्यूगाल्स आयोडीन का इस्तेमाल है। आप ल्यूगाल आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ल्यूगाल आयोडीन के इस्तेमाल से बच्चेदानी के अंदर ठीक ठाक स्लफिंग हो जाती है। ट्रीटमेंट की जा सकती है, इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो वेटनेरियन है, जो डॉक्टर है, वही बच्चेदानी के साइज़ को देख के, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को देख के ये फैसला कर रहा होता है कि उसने ल्यूगाल आयोडीन रखनी है या नहीं रखनी। इसी तरह ओजोन का इस्तेमाल किसी ज़माने में हम करते रहे हैं। ओजोन के नाम से एक ट्यूब मिला करती थी, एक स्प्रे मिला करती थी जो हम बच्चेदानी में रखा करते थे। तो ये भी आप लोग पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नॉर्मल सेलाइन जो है ये अमूमी तौर पे बच्चेदानी में रख दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कुछ पहले से किए जाने वाले जो हैं आप कह लें कि इसी तरह एलम फटकरी का इस्तेमाल जो है वो भी किया जाता है बच्चेदानी की इन्फेक्शन के इलाज के लिए। आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, आज 3 न्यू ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो 2022 के अंदर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और ये आर्टिकल क्या है कि आपने ऊँटनी का जो ब्लड है वो लेना है। इसके ऊपर मैं पहले एक मुकम्मल डिटेल्ड सेशन कर चुका हूँ। आज मैं सिर्फ सरसरी सी बात बताऊंगा कि ऊँटनी का ब्लड लेके, ऐसी ऊँटनी जिसको बच्चा दिए हुए तकरीबन 30 से लेकर 90 दिन का दौरानिया हुआ है, उसका ब्लड लेंगे। ब्लड लेके किसी भी लेबॉर्ट्री से आप जाके दरख्वास्त करें कि इसका सीरम अलहदा करके आपको दे दें, तो वो सीरम जो है
25 सीसी अपने जानवर को जिसको बच्चा दिए हुए 30, 35, 40 दिन हुए और उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो आप ऊँटनी का जो सीरम है वो उसके बच्चेदानी में रख सकते हैं। ऊँटनी के सीरम के ऊपर रिसर्च ये कहती है कि इसमें कुछ इस किस्म की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो हैवी चेन एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो ये अलग ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ हैं जो एंटीजेंस के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और बड़ा इनका स्पेसिफिक एक्शन है और ये बच्चेदानी के अंदर पाई जाने वाली इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं। अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऊँटनी का ब्लड लेके उसका किसी लेबॉर्ट्री से सीरम निकलवा लें और 25 सीसी सीरम जो है वो आप बच्चेदानी के अंदर ऐसे गाय को जिसको बच्चा दिए हुए 30, 40, 50 दिन हो चुके उसके बच्चेदानी में रखवा दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका जानवर का जो कंसेप्शन रेट है वो बढ़ जाएगा। पहले टीके पे ठहरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ जाएगी। वो जानवर जिनके डेज ओपन या जिनको बहुत टाइम हो चुका गबन हुए, नई गबन हो रहे, उनका टाइम इंशाल्लाह कम हो जाएगा। तो ये पहला मुनफरिद ट्रीटमेंट जो था वो मैंने आपको बताया ऊँटनी के ब्लड से जो है आप ये कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ वो है डेक्सट्रोज 50%। आपने ग्लूकोज की बोतलों का सुना होगा कि जब भी जानवर बीमार होता है, नेगेटिव एनर्जी में जाता है, तो उसको डेक्सट्रोज लगा दी जाती है। डेक्सट्रोज हमारे यहाँ पर 10% अवेलेबल है, 5% अवेलेबल है, 25% अवेलेबल है। आपको थोड़ी सी तलाश करनी पड़ेगी, आपको 50% डेक्सट्रोज भी मिल जाएगी। ये 50% डेक्सट्रोज जो है 200 सीसी आपने जानवर को जिसको बच्चा दिए हुए 30 से 35 दिन हो चुके और वो पीछे से गंद फेंक रहा है, उसके पीछे से निकलने वाले मादे में से आपको पस नज़र आ रही है या हल्का सा गदला सा खून नज़र आ रहा है, हल्की सी स्मेल आ रही है, तो 200 सीसी जो है आप जो डेक्सट्रोज 50% है वो उसके बच्चेदानी में रख सकते हैं। ये मैं आर्टिकल का हवाला दे देता हूँ। फरवरी 2019 में रिप्रोडक्शन इन डोमेस्टिक एनिमल्स ये जर्नल का नाम है जिसमें ये पब्लिश हुआ है और इसके ऊपर उन्होंने बताया है कि अगर आप 50% 200 ml हाइपरटोनिक सोल्यूशन 50% डेक्सट्रोज बच्चेदानी के अंदर रखते हो तो इससे एक तो बच्चेदानी के जो ज़ख़म हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, दूसरा ये ख़ास किस्म के बैक्टीरिया उनकी परवरिश को रोकता है जिसमें एक्सकर्शिया कोलाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चेदानी की हेल्थ को बेहतर करता है। ये बच्चेदानी की अंदर पैदा होने वाले जो लोकल बैक्टीरिया हैं, जरासीम हैं, उनको कंट्रोल करता है। बच्चेदानी की टोन को बेहतर करता है। बच्चेदानी के अंदर पैदा पाए जाने वाले जो फुलिये हैं उनको भी नॉरिश करता है। तो ये एक तरीक़ेकार है। 50% जो है डेक्सट्रोज वो आपने 200 सीसी जो है बच्चेदानी के अंदर आपने रखनी है। तो इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक पूरा आर्टिकल है इस पे जो ब्रिक एट आल ने 2012 में पब्लिश किया। उन्होंने बताया कि 50% डेक्सट्रोज के रखने से उनके जानवरों में पहले टीके पे बहुत सारे जानवरों में ठहरने की रेशो बढ़ गई। इसको कहते हैं कंसेप्शन रेट एट फर्स्ट सर्विस, कि बच्चा देने के बाद आपने पहला टीका रखा तो कितने जानवर पहले टीके पे ठहर गए, इसको कहते हैं कंसेप्शन रेट एट फर्स्ट सर्विस। तो ये बढ़ गई तो आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है 50% डेक्सट्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इसी पेपर के अंदर पब्लिश्ड है फरवरी 2019, रिप्रोडक्शन इन डोमेस्टिक एनिमल्स। इसमें लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल है। ये लिक्विड पैराफिन वही है जो आप इस्तेमाल करते हैं हमारे वेटनेरियन जब किसी गाय का बन पड़ जाए उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, या अगर किसी गाय के पेट में दर्द हो इस्तेमाल कर लिया जाता है। अमूमी तौर पे हम दस्ताने पहनने से पहले लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। लुब्रिकेंट के तौर पे बच्चा निकालते हुए भी लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो 100 सीसी लिक्विड पैराफिन जो है ये आप बच्चेदानी के अंदर रखेंगे। अब ये काम कैसे करती है? रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि इसके इस्तेमाल से मैक्रोफेजिस और फेगोसाइट्स उनकी माइग्रेशन बच्चेदानी की तरफ बढ़ जाती है। मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि एक माइक्रोफेजिस या फेगोसाइट्स ये ऐसे सेल्स हैं जो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं। जितने ये ज़्यादा होंगे
उतनी जल्दी इन्फेक्शन कंट्रोल होगी। तो एक लिक्विड पैराफिन के इस्तेमाल से जो माइग्रेशन है फेगोसाइट्स की और मैक्रोफेजेस की वो एंडोमेट्रियल टिश्यू में बढ़ जाती है, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल होती है। तो 100 सीसी लिक्विड पैराफिन और 200 सीसी जो है आपने इस्तेमाल करना है ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है जो 50% डेक्सट्रोज का है। तो ये चंद नॉन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा हमने एक रिसर्च आर्टिकल में नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट भी यूज़ किया था, लेकिन उस पर हम एक अलग सेशन अलग से करेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस अमर की कि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि आजकल अक्सर औकात आप रिपोर्ट करवाते हो जानवर को साड़ू हो गया, आप लेबॉर्ट्री में लेके जाते हो, लेबॉर्ट्री में लेके जाके आप जब ये बात करते हैं कि इसका टेस्ट करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, तो अक्सर औकात रिपोर्ट आती है कि तकरीबन सारी की सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हैं। रेजिस्टेंट से मुराद कि ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम नहीं करेंगी, और अगर हम एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके जो असरात हैं वो दूध में आते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट नहीं है कि एंटीबायोटिक वाले दूध को डिस्पोज ऑफ किया जाए, वेस्ट किया जाए। तो वही दूध आप, मैं और हमारे बच्चे पीते हैं, तो हमारे बच्चों में, आप में भी कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक मिला दूध पीने की वजह से एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है वो पैदा हो सकती है, जो हमारे लिए मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अब ये जो आपकी ये ट्रीटमेंट है जो नॉन एंटीबायोटिक है, आप इस पे ज़रूर इस पे काम करना शुरू करेंगे। मैंने रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं इनका हवाला दे दिया है, आप इसको जाके स्टडी कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर पे जाके लिख दें यूज़ ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्राइटिस। अगर आपको हवाला चाहिए तो ये अहमद एट आल 2019 में आज ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, आप इसको जाके स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।